नमस्कार। आज बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियां के अंतर्गत शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति क्या है और किस किस प्रकार से यूज होती है। घटनाओं को विश्लेषित करने के अनेक आधार हो सकते हैं और हम सभी के कुछ न कुछ विश्वास भी होते हैं। इन विश्वासों का आधार क्या है अथवा हम इन्हें क्यों मानते हैं, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हमारे कुछ विश्वास तो ऐसे हैं जिनका एक आधार यह हो सकता है कि हम उन्हें सदियों से मानते आए हैं, यानी हम उनको इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इन्हें मानते आए हैं, या दूसरे सरल शब्दों में कह सकते हैं धीरे धीरे ये विश्वास हमारी हैबिट बन गए, आदत बन गए हैं और इनको परीक्षित करना हमारे लिए कठिन कार्य होता है। अतः सबसे आसान मार्ग यही है कि हम इन्हें मानते आए हैं इसलिए आगे भी मानते हुए चले। एक तो ये अप्रोच होती है। यद्यपि यह संभव है कि ये असत्य भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिन चीज़ों को अपन सदियों से मानते आए हैं वो सत्य हों। जैसे कि ये मानना कि निग्रो प्रजाति के लोगों का खून गोरी प्रजाति के लोगों के खून से भिन्न होता है, कि ये ब्लड अलग है। वस्तुतः ये जो कथन है वो असत्य है, किंतु बहुत थोड़े से लोग इतना प्रयास करने को तैयार हैं कि इस विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, क्या है वास्तव में क्या है। तो विश्वास जो है, विश्वास का एक अन्य आधार यह है कि इसे किसी सम्मानित व्यक्ति या धार्मिक ग्रंथ का समर्थन प्राप्त होता है, यानी कि कोई श्रद्धेय आदरणीय या परम सम्माननीय व्यक्ति या कोई पवित्र ग्रंथ जैसे होली बुक जो है उसके पीछे उसका समर्थन होता है कि उसे उस बुक में आ गया तो ये सत्य ही होगा, या फलां व्यक्ति ने या देवी देवता किसी ने कह दिया, लोक देवता ने या महान व्यक्ति ने कह दिया तो उसको सत्य अपन मानते हैं। जैसे ईसाइयों के लिए ईसा मसीह और बाइबल के कथन, मुस्लिमों के लिए मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ के कथन, और हिंदुओं के लिए राम कृष्ण वेद गीता पुराण आदि के कथन मान्य होते हैं, उनको चैलेंज नहीं करते अपन। तो विश्वास का एक तीसरा आधार भी होता है अंत प्रज्ञा, जिसको बोलते हैं अपन इंट्यूशन, कि मेरी इंट्यूशन ये है, इंट्यूशन बताया गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ बातें स्वयं सिद्ध मालूम होती हैं। इन सभी विश्वासों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सत्य तो कभी असत्य होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सत्य हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा असत्य हो, सत्य भी होता है असत्य भी होता है। अतः इन सब अवगुणों से रहित यथार्थ का विशुद्ध एवं सर्वमान्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि को हम विज्ञान कहते हैं, दैट इज साइंस। और जिस ढंग से इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। यानी विज्ञान को जिस ज्ञान से प्राप्त किया जाता है वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है और समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट ने भी चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। विज्ञान को मानने वाले थे वो, क्योंकि उनकी अप्रोच भी साइंटिफिक थी। तो 3 अवस्थाएं बताई थी अगस्ट कॉम्टे ने, जिनको कि हम समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। पहली स्टेज धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। तीसरी प्रत्यक्षवादी अवस्था, पॉजिटिविज्म, जो कि मूलतः वैज्ञानिक अवस्था ही कहलाती है, वर्तमान की अवस्था है। थियोलॉजिकल स्टेज में अथवा धार्मिक अवस्था में प्रत्येक घटना की व्याख्या धर्म को लेकर के और सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर के की जाती है, अति शक्तियों को लेकर के, तो व्यक्ति से ऊपर, बियॉन्ड इंडिविजुअल। तात्विक अवस्था में चूंकि तत्व उनके साथ है वर्तमान में, कि तत्व को तत्व मीमांसा करके, यानी कि कोई तर्क किंतु परंतु दिया जाता है। लेकिन तीसरी और
अंतिम जो अवस्था है प्रत्यक्षवादी अवस्था, जिसको हम वैज्ञानिक अवस्था भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत कारण कार्य प्रभाव देख करके वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाण सहित व्याख्या की जाती है, यानी कि तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से होती है। तो विज्ञान की परिभाषा करते हुए गुडेम हार्ट ने अपनी प्रमुख पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा कि विज्ञान का मूल स्वरूप उसके द्वारा आनुभाविक अध्ययनों में प्रयुक्त किए गए उपागम के स्वरूप में निहित होता है। आनुभाविक अध्ययन, इंपिरिकल स्टडीज, अर्थात विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। विज्ञान की पुस्तक प्रमुख विशेषताएं हैं कि संशयवाद, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, अमूर्तता और भविष्यवाणी करने की क्षमता विज्ञान में होती है। यानी ये जो लक्षण होते हैं वो विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? सामान्य व्यक्तियों के द्वारा विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के विषयों का पर्यायवाची मान लेने के कारण प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में अधिक प्रगति होने के कारण ये भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय केवल नेचुरल साइंसेज की पद्धति से है, जो भौतिक विज्ञानों में होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आदि के अंदर जो पद्धति इस्तेमाल होती है वही वैज्ञानिक पद्धति होती है। ये एक भ्रांति थी। विज्ञान की कोई एक निश्चित विधि सभी समस्याओं के हल के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। इसका कारण ये होता है कि कोई भी दो समस्याएं एक समान नहीं होती हैं। ये बात प्राकृतिक विज्ञानों में तो सत्य है ही, सामाजिक विज्ञानों में तो और ज़्यादा अधिक सत्य है। यानी दो समस्याएं एक जैसे नहीं होती। सामाजिक घटनाओं की जटिलता ही अपने आप में सोशोलॉजी के अंदर तो देखेंगे हम कि सामाजिक घटनाओं का स्वरूप जो है निरंतर परिवर्तनशील होता है और सामाजिक घटनाएं सरल नहीं होती हैं। समाज में अनेकों प्रकार की जटिल से जटिलतम घटनाएं होती हैं। तो एक प्रकार से ये एक चुनौती के रूप में भी होता है कि हर घटना का स्वरूप अलग अलग होने से तो पद्धति भी एक जैसी काम में नहीं आती है। इसका एक कारण ये भी होता है कि वैज्ञानिक संख्यात्मक होता है और तथ्यान्वेषण एकमात्र लक्ष्य होने के कारण वह परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहता है कि तथ्यों का अन्वेषण करना ही वैज्ञानिक का उद्देश्य होता है। और कई बार अपन वैज्ञानिक को भी ये देखते हैं कि वैज्ञानिक कौन होता है? तथ्यान्वेषण करना जिसका उद्देश्य होता है। कि ये भ्रांति होती थी साइंटिफिक मेथड को लेकर के, केवल नेचुरल साइंसेज में जो प्राकृतिक विज्ञानों में जो पद्धति यूज होती है वही वैज्ञानिक पद्धति है। या वैज्ञानिक के बारे में एक इमेज आती है कि एक इंजीनियर होता है या कुशाग्र बुद्धि का धनी व्यक्ति होता है जिसकी IQ बहुत अच्छी होती है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और जो गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, आला लटकाए और एक सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर को ही हम वैज्ञानिक मानते थे, कि ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति तथ्यान्वेषण करता है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन की दिशा में कार्य करता है और जिसकी अप्रोच पॉजिटिविज्म है अर्थात प्रत्यक्षवादी अप्रोच है, वही वैज्ञानिक है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य अनुसंधान की किसी भी ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त किया जाए। दूसरे शब्दों में, विस्तृत अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण एवं विस्तार होता है वो वैज्ञानिक पद्धति ही कही जाएगी। सोशोलॉजी में एक विद्वान हैं जॉर्ज ए लुंडबर्ग, उन्होंने पुस्तक लिखी सोशल रिसर्च। तो वहाँ वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका हल यदि होता है तो यह सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। इसी दृष्टिकोण को मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति वो होता है जिसमें घटनाओं का निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण होता है, सत्यापन होता है, वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। यानी कि वेरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ द डाटा। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति किसी भी विषय को वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करने का एक सुदृढ़ आधार होती है। कार्ल पियर्सन
ने वैज्ञानिक पद्धति की विवेचना 3 लक्षणों के आधार पर की। पहला लक्षण बताया कार्ल पियर्सन ने, सर्वप्रथम यह पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है, उनके पारस्परिक संबंध और क्रम का निर्धारण करती है कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है घटनाओं का। दूसरा जो लक्षण है वो रचनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज करती है। और तीसरा उन्होंने बताया कि यह पद्धति स्वयं किसी विषय की समालोचना करती है तथा सामान्य बुद्धि के द्वारा, सामान्य बुद्धि एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको सहज बुद्धि कह सकते हैं ना, अपनी नॉर्मल जो आईक्यू, सामान्य बुद्धि के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। वैज्ञानिक पद्धति की स्पष्ट विवेचना उसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर ही की जा सकती है। तो कोई भी पद्धति वैज्ञानिक कब मानी जाएगी, उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का होना जरूरी होता है। तो पहला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वो होती है रिजल्ट्स में आनी चाहिए कि वो वस्तुनिष्ठता हमारे परिणामों में आनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता जो है अपने वैज्ञानिक के खुद के स्वयं के संस्कारों, पूर्वाग्रहों, भावनाओं और मनोवृत्तियों से और उसके दृष्टिकोण और सोच के दायरों से मुक्त होती है, पूर्णतः मुक्त होती है। यानी कि व्यक्ति पूर्वाग्रह से रहित होकर के अपने राग, द्वेष, ईर्ष्या, लगाव इत्यादि मनोभावों से रहित होकर के जो निष्पक्ष होकर के अध्ययन करता है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। दूसरा तार्किकता, रैशनैलिटी, तर्क का समावेश होता है अध्ययन में। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, घटना क्यों घटी, कैसे घटी, तर्क दिया जाता है। कोई नहीं कि भाई हवा में तीर मार दिया या कल्पनाशीलता का सालन, कल्पना ही चलती है। तीसरा है उपकल्पना निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल के रिसर्च में उपकल्पना नहीं भी बनाते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन उपकल्पना का निर्माण अवश्य होता है जब अपन रिसर्च करते हैं, कोई खोज करते हैं। उपकल्पना एक प्रकार का कच्चा सिद्धांत होता है, एक प्रकार का स्पष्ट विचार होता है जो अनुसंधानकर्ता अपना सिद्धांत निर्माण करने से पहले बनाता है और काम खत्म होने के बाद जिसके परीक्षण किया जाता है। उपकल्पना एक प्रकार का एक ऐसा विचार है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना बाकी है, जो कि रिसर्च के अंत में अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाएगा। संख्यात्मकता, स्केप्टिज्म, ये वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख विशेषता होती है कि वैज्ञानिक को संशय वाला होना चाहिए, संदेहवादी होना चाहिए। वो संदेह रखे हर चीज के अंदर कि बारीकी से देखना, क्यों, कैसे, कब, ये सवाल उसके अंदर उठने चाहिए। ये प्रवृत्तियां एक संदेह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात संदेह करना और उसको दूर करना बारीकी से। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम रिसर्च करने के बाद, खोजबीन या अनुसंधान करने के बाद में जिन तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण और पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद में उन सिद्धांतों को सामान्य जन के ऊपर लागू करते हैं प्रतिनिधि के रूप में। अभी मान लीजिए हम किसी, मान लीजिए महिला उत्पीड़न का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जिस क्षेत्र में कर रहे हैं और उसका जो फाइंडिंग्स आएंगे, जो उसके जो हमारी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे, जो निष्कर्ष लिखेंगे, तो वो सब के ऊपर लागू होगा, यानी प्रतिनिधि होगी महिला उसकी वो। इसी तरह हम मजदूरों का अध्ययन करते हैं, बंधुआ मजदूर का क्षेत्र विशेष में जाके करते हैं, तो इस तरह से बंधुआ मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में माने जाएंगे, अर्थात उसका सामान्यीकरण करना जो रिजल्ट्स का। नियंत्रण एवं सत्यापनशीलता, घटनाओं पर और पूरी की पूरी रिसर्च के कार्य पर अनुसंधानकर्ता का एक कंट्रोल होता है, स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है, उसका नियंत्रण रखता है और उसका वेरिफिकेशन करता है। सत्यापनशीलता, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, घटना को देखना अवलोकन पद्धति से या नज़दीक जा करके, जैसे आप खुद शामिल होकर के या कई दूर दूर से बारीकी से निरीक्षण करना, या उन चीज़ों को सत्यापनशीलता। अमूर्तीकरण और सिद्धांत निर्माण, यानी थ्योरी बिल्डिंग, कि कोई भी जो हम रिसर्च करते हैं और उसके अंतर्गत आखिर में जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अमूर्त होते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। उनका अमूर्तीकरण यानी कि वो कंक्रीट नहीं होते, है ना, जिसको अनुभव कर सकते हैं, अमूर्तीकरण। और सिद्धांत निर्माण, तो सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो कि पूरे समाज की धरोहर होती है, वो लागू होती है सोशल साइंस के अंदर। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं, इन लक्षणों का होना जरूरी होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रत्येक वह विधि वैज्ञानिक विधि है जिसमें तर्क का समावेश है, उपकरणों का निर्माण किया जाता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है, जिसमें हमारा दृष्टिकोण संशयात्मक होता है, जिसमें हमारी निष्कर्ष है उनका सामान्यीकरण किया जाता है और उनको सत्यापित भी किया जाता है,
और अंत में फिर हम रिपोर्ट लेखन के बाद सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पद्धतियों में जो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर सामाजिक अनुसंधान का टॉपिक विधिवत रूप से शुरू करने से पहले ये वैज्ञानिक विधि, विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक विधि क्या है, इस चीज़ को जानना बड़ा आवश्यक था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वैज्ञानिक विधि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक अनुसंधान। धन्यवाद।